Yes, welcome to my second episode of this chapter, The Rise of Nationalism in Europe. तो जो 6 पार्ट्स की मैंने आपसे बात की थी, 6 पार्ट्स हमने डिवाइड किया है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, और नेशन, अपने देश का आइडिया किस तरह से आया। 1789 में हमें सबसे पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का मिला, तो इससे हमें पता चलता है कि जो न्यू मिडिल क्लास थी वो 1789 में ही आई थी। उसके 10 सालों बाद नेपोलियन आ गया, उसने सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड जिसको हम कहते हैं वो लगा दिया। इसमें क्या था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, किस लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया। तो ये जो सारे थे दैट आर गुड थिंग्स, जो उसने अच्छे काम किए थे। ठीक है, अब जो बुरा काम उसने किया डैट इज़ ही टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, उसने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया और सेंसरशिप आ गई। सेंसरशिप आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है, जिसमें एक राजा जो है वो रूल करता है। और जो उन्होंने पीपल को फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी में आए, मतलब कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट आ गई। ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होती है जब लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप आर्मी को ज्वाइन करें। तो ये मैंने पहले ही बताया कि उसने क्यों इस तरह से अपना किया अब लोगों को, क्योंकि वो चाहता था कि फ्रांस की जो आर्मी है, मेरी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। सेकंड इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना किस तरह से जागी। तो नेशनलिज्म की भावना कौन लेके आया था, मिडिल क्लास। ये तो हमको पहले ही बता दिया। कैसे आई थी, 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था नेपोलियन और प्राग के बीच में, उसमें 2 तरह के लोग थे। एक थे कंजर्वेटिज़म और एक थे रेवोल्यूशनरी। इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कोई भी नेशन स्टेट थी वो यूरोप में नहीं बची थी, बिकॉज ऑफ उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे हमारी तो है ना कि भारत माता की जय, या फिर हमारा इंडिया। तो हमें पता है कि हम यूनिटी में हैं, ठीक है, हमारी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनिट टेरिटरीज़ हैं, तो ये हमें पता है। बट जो उन वो थे यूरोप के लोग, उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। उन्होंने पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब कि एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जर्मनी के भी जर्मन बोलने वाले भी लोग रह रहे हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी लोग रह रहे हैं, और बाकी भी रह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंजर्वेटिज़म और रेवोल्यूशनरीज़ क्या था। कंजर्वेटिज़म एक तरह का विचार था जिसमें जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी जो प्राग थे, एरिस्टोक्रेट्स में क्या आते थे, प्राग, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये सारे आते थे एरिस्टोक्रेट्स में। तो एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो ये चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम चला जाए और हम लोग सिर्फ रूल करें और कोई रूल ना करे। सेकंड थे रेवोल्यूशनरीज़ थे पीसेंट्स प्लस न्यू मिडिल क्लास, जो ये दोनों थे, इनको हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज़, जो चाहते थे कि नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म तो हो, देश के प्रति भावना तो हो, बट साथ में डेमोक्रेसी भी हो। थर्ड इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक की है। इसमें क्या हुआ था, इन सालों में जो क्रॉप थी वो अच्छी तरह से नहीं उगी थी, हार्डशिप और मतलब बहुत भूखमरी फैल गई थी और लोगों के बीच में हार्डशिप आ गई थी। 1830 में बॉर्बन किंग जो था वो आया, उसने लिबरल रेवोल्यूशन शुरू किया। तो बेल्जियम जो था, इससे रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड से सेपरेट हो गया, वो अलग हो गया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ग्रीक वॉर थी इंडिपेंडेंस की, वो स्टार्ट हो गई, मतलब इंडिपेंडेंस की सिंपल वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई, जो 1821 से 1832 तक की है। उसके बाद रोमेटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग इससे आ गई लोगों के अंदर। तो 1821 और से 32 में क्या हुआ कि जब ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की गई, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिजाइंड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो एक ये ट्रीटी पे साइन किया गया कि जो ग्रीक्स है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो फोर्थ हमारा टॉपिक आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कब बना था, 1871 में, और इटली बना था 1861 में। यूके को पूछ सकते हैं वो कौन कौन से मतलब कि कंट्रीज़ को मिल के बना था, डैट इज़ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इन तीनों को मिलाकर बना था यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम।
अब जर्मनी में 1871 में क्या हुआ था कि इनके पास कोई वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया नहीं था, सारे एरिया जो था वो बिखरा हुआ था। 1870 में यानी 1871 में जर्मन रीजन जो मतलब जितने भी जर्मन पीपल थे, जैसे कि एक एरिया ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये एरिया है इसका, यहाँ पर जर्मन बोल रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर, तो हर जगह पे कुछ बोल रहे हैं। तो जर्मन पीपल एक जगह पर आ गए और उन्होंने अपना एक कंट्री बना ली जिसको नाम दे दिया उन्होंने जर्मनी। और उसी तरह से इटली में भी इसी तरह से हुआ था। तो यूनाइटेड किंगडम इसको इटली में भी इसी तरह से हुआ था। यूके क्या है कि यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन का। अब हमारा आता है 5th टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को नेशन की एक कल्पना करना, उसको एक फीमेल फिगर की तरह देखना। जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं भारत माता की जय, ठीक है, इससे क्या होता है हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाती है। उसी तरह से जर्मनी में क्या था, वो कहते थे जर्मेनिया। उसके ये तो सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप ब्रीफली पढ़ना चाहो तो अपनी बुक में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मैंने बता दिया कि नेशनलिज्म क्या है, देश प्रेम की भावना यानी कि देशभक्ति। इम्पीरियलिज्म क्या है, नेशन की बाउंड्रीज़ को बढ़ाना या फिर उनको एक्सटेंड करना, उसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म, कि यूरोप की ने अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ा दिया। उसके बाद जो टॉपिक लास्ट आता है दैट इज़ टेंशन इन बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है, एक यूरोप का ही एक पार्ट है जहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, रशियन भी, बल्गेरियन भी, अल्जेरियन भी, फ्रेंच भी, हर तरह के लोग रहते थे, वहाँ पर भी बहुत टेंशन थी। तो ये हमारा था आज का चैप्टर, राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा किसी भी रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।